सोचा नहीं था ना, मेरा ऐसा कोई प्लान था जी कि CSS को अटेम्प्ट किया जाए। तो एक तो ये था कि मेरे लिए CSS करना कोई इतना मुश्किल नहीं था, ये मैं मतलब वाकई ये ठीक बात कह रहा हूँ। वजह उसकी ये थी कि CSS में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जी 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 लोगों को शायद इसलिए मसला होता है कि वो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो होती नहीं हैं। वो ये है कि आपने खुद क्विट कर दिया लेकिन हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। के लिए लोग होते हैं, फारसी में कहते हैं हर कारे रा मर्दे, हर मर्दे रा कारे। सही। हर आदमी का कोई काम होता है खास जिसके लिए वो बना होता है, और हर काम के लिए कोई आदमी होता है। अच्छा। तो ये बड़ा आसान है लोगों को समझाना। मसलन मैं लोगों की सलाहियतों के एतबार से, मेरे स्टूडेंट्स में ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं कहता हूँ तुम्हें CSS नहीं करना चाहिए। अच्छा। यानी जो मुझे बहुत ज्यादा काबिल लोग लगते हैं उन्हें मैं बिल्कुल कहता हूँ कि CSS के प्रोसेस में जो इंडियन सिविल सर्विस थी जो ब्रिटिश ने यहाँ एस्टेब्लिश की, तो जो इंडियन सिविल सर्विस थी वो उसके मोटिव्स जो भी थे, ऑब्जेक्टिव जो भी थे उसके पीछे, लेकिन ये था कि वो जिन मकासद के लिए बनाई गई थी वो उसमें एफिशिएंट थी। कि दुनियावी उमूर में अपने से जो बुलंद है उसकी तरफ ना देखो, अच्छा, जो अपने से कमतर है उसकी तरफ देखो। मोटिवेशनल स्पीकिंग की वजह से ना हमारे यहाँ ये तासुर पैदा हो गया कि हम अपनी तकदीर के खुद खालिक हैं, मालिक हैं। ऐसा नहीं है। तकदीर का जो इनकार है ना, ये इसकी प्राइस ये है कि इंसान पागल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैफ़ अशरफ आज़मी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ी आदाज़ की पॉडकास्ट में। आपको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मुझे, मेरे गेस्ट को, मेरी फैमिली को और मेरे प्यारे पाकिस्तान को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखे हुए होंगे। जनाब, आप हमारी पॉडकास्ट में मुख्तलिफ़ शख्सियात को देखते हैं, मुख्तलिफ़ शोबा-ए-जात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात होती हैं, और मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं अपने मेहमान गिरामी से, मेहमान खुसूसी से बात कर रहा हूँ तो बड़े ही आमी और अवामी बन के बात करूँ, ताकि जो चीज़ें मुझे मालूम हैं वो भी मैं इस तरह से सीखूँ जैसे आप व्यूअर्स सीखना चाहते हैं। तो आज भी मैं एक एज ए व्यूअर बन के भी बात करूंगा और एज ए पॉडकास्टर बन के भी बात करूंगा। हमारे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आप साबिक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, आपने CSS 2011 में पास किया, उसके बाद चंद जो अरसा है वो सिविल सर्विस में अपने खिदमात सर अंजाम देने के बाद आप अपनी दीनी मसरूफियात और कुछ ऐसी मसरूफियात की वजह से वो छोड़कर अब एक मदरसा चला रहे हैं और CSS के जो तलबा हैं उनको तैयारी करवाते हैं, और आपने MPhil किया है अंग्रेज़ी में। इसके साथ साथ आपकी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, हम इनको मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स में देखा करते हैं। तो मेरी खुशबख्ती है कि आज हमारे साथ इनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं अपने जो मेहमान गिरामी हैं इनको आज की पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूँ। जनाब प्रोफेसर इब्रार हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब अपनी मसरूफियात के हवाले से बताइए, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि आपने मुख्तलिफ जो आपकी एक्टिविटीज़ थी वो करते हुए फिर आप CSS की जानिब आए और वो CSS किया, सिविल सर्विस में अपनी जो है वो खिदमात सर अंजाम दी, फिर उसको छोड़कर आप जो है वो दूसरी एक्टिविटीज़ में चले गए। आपने एक सवाल में कई सवालात जमा कर दिए हैं। मेरा मास्टर्स 2008 का है, 2008 का जी, और उसके बाद 2009 में जी मैं HED में लेक्चरर के तौर पर मेरी इंडक्शन हुई। ठीक। और तब तक मेरा, बल्कि उसके साल बाद तक भी मैंने कभी इस हवाले से सोचा नहीं था ना, मेरा ऐसा कोई प्लान था जी कि CSS को अटेम्प्ट किया जाए। कुछ हमारे दोस्त थे जो CSS के हवाले से इंटरेस्टेड थे और वो तैयारी कर रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने मुझे इब्तदाई तौर पे कायल किया कि तुम्हें CSS अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरी जो ग्रूमिंग थी या मेरी जो ट्रेनिंग थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ठीक है। एक तो मेरा एक मजहबी पस मंज़र था। जी जी, माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब जो थे वो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन, वो एक मजहबी शनाख्त रखने वाले आदमी थे, आलिम थे, मुफ्ती थे और बहुत मंझे हुए मुदर्रिस थे। तो उन्हीं से मैंने दरसियात भी पढ़ी, दरस निज़ामी जिसे उर्फ़ में कहा जाता है। जी जी जी। उनके अलावा कुछ असातिज़ा से मैंने दीनी उलूम जो हैं उनकी तहसील की, और उसके साथ साथ फिर जो आपकी मॉडर्न थाट्स हैं या डिसिप्लिन्स हैं जी,
इनमें भी मुझे दिलचस्पी थी मैट्रिक के बाद से ही। तो मुख्तलिफ़ असातिज़ा से मैंने इस्तिफ़ादा करने की कोशिश की। मेरी खुशकिस्मती कि मुझे बहुत छोटी उम्र में बहुत अच्छे असातिज़ा की रहनुमाई मुयस्सर आई, जिनमें एक प्रोफेसर डॉक्टर साहबजादा अहमद नदीम साहब भी हैं। तो मेरा जो बेंट था जहन का वो बिल्कुल और था। मतलब मैं ख़ुद को एक इल्मी हैसियत से या तालिब इल्माना हैसियत से सोचता था। ठीक है। और मेरे मकासद भी यही थे कि इल्मी काम करेंगे और तालीम के शोबे में काम करेंगे। मुख्तसर ये है कि 2009 में जब मेरी इंडक्शन हुई तो उसके बाद फिर मेरे कुछ दोस्तों के साथ उठना बैठना, ऐसे दोस्तों के साथ जिनके बारे में मैंने अभी कहा है कि वो CSS में इंटरेस्टेड थे और वो मुख्तलिफ़ अकेडमी से पढ़ भी रहे थे, तो उन में से कुछ लोगों ने मुझे कायल किया, ठीक है, कि CSS अटैम्प्ट करना चाहिए। तो मैंने CSS अटैम्प्ट किया। मैं अक्सर कहा करता हूँ ये सवाल करने वाले लोगों से कि मेरा CSS करना हादसा था। अच्छा, CSS छोड़ना हादसा नहीं है। ठीक ठीक। मतलब एक्सीडेंटली मैंने ये मैं मतलब इस तरफ चला गया और मैंने ये स्टेप ले लिया। वो लगभग 6-7 माह मैंने तैयारी की और बिलीव यू मी कि कोई अकेडमी मैंने ज्वाइन नहीं की। अच्छा। और साहबजादा अहमद नदीम साहब को मैंने कुछ ऐसे लिख कर दिखाए 3 या 4। तो फर्स्ट अटैम्प्ट थी मेरी 2011 में। ठीक। और फर्स्ट अटैम्प्ट मेरी जो थी वो रिटन क्लियर हो गया। सही सही। और उसके बाद फिर इंटरव्यू के मराहिल थे वो भी तय हो गए, एलोकेशन हो गई। तो तब भी मैं इतना रिलेक्टेंट था कि 1 साल मैंने डेफर करवा ली ट्रेनिंग। अच्छा। यानी मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसकी क्या वजह बनी? उसकी वजह ये थी कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता था तो मेरी सारी जो उठान थी, तैयारी थी, वो इस तरह की थी नहीं। मतलब मेरे सामने और तरह के मकासद थे कि तालीम के शोबे में काम करेंगे, इल्मी तौर पे काम करेंगे, जो एक मतलब इंटेलेक्चुअल इशूज़ होते हैं। मेरे मुतालियात भी इसी नहज पर थे, फ़लसफ़े में, तारीख़ में, सियासत में, अदब में, मज़हब में, इस तरह के मेरे मुतालियात। सही। तो मैं समझता था कि मैं इनमें चलें ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ शायद कोई करामत काम कर सकूं। तो इस वजह से मैं कुछ रिलेक्टेंट सा था, क्योंकि ये तो मुझे मालूम था कि ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर और तरह का है। यहाँ जो आपके काम की नौइयत है, जी जी जी, जो जॉब नेचर है, वो ज़ाहिर है डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। एग्जैक्टली। तो वहाँ तो मुझे इस तरह के मौक़े कम ही मुयस्सर आएंगे अगर आएंगे तो खैर फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है। CSA में चले गए। सही। कुछ अर्सा ट्रेनिंग की तो वहाँ जाके मैंने ये बड़ी शिद्दत के साथ रियलाइज़ किया कि मैंने गलत फ़ैसला किया। अच्छा। यानी मैंने CSS सिविल सर्विस को प्रैक्टिकली ज्वाइन करके शायद दुरुस्त फ़ैसला नहीं किया। और लेकिन साथ ही मैंने ये फिर सोचा कि मुझे क्विट कर देना चाहिए, यानी बजाय इसके कि मैं बहुत वक्त लगा कि उसके बाद फिर रियलाइज़ करूं कि मुझे इसमें फ़र्दर नहीं करना चाहिए था, आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। तो मुनासिब है कि मैं किसी किस्म के ख़दशात का शिकार हुए बग़ैर इसी मौके पर यह फ़ैसला कर लूँ। तो मैंने अपने वालिद साहब से मशवरा किया और जो कुछ साहिब राय दोस्त थे, असातिज़ा थे, उनसे मशवरा किया और वहाँ के कुछ सीनियर जो हमारे थे जी जी और कोई एक्स ब्यूरोक्रेट्स, उनसे भी मैंने मशवरा किया। तो आप शायद हैरान हों कि वहाँ CSA में भी मुझे हमारे सीनियर्स ने या हमारे साथ वहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स ट्रेनिंग के लिए आते थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, डिफरेंट ग्रुप्स थे, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स थे, तो उनका भी ना सरप्राइजिंगली सबका मुझे यही मशवरा था कि तुम्हें सिविल सर्विस छोड़ देनी चाहिए। ठीक। मतलब तुम इसमें शायद उतने प्रोडक्टिव ना हो सको या तुम्हारी जो यहाँ फार्मेस है या तुम्हारी वजह से जो फ़ायदा हो सकता है जी, वो शायद यहाँ इतना ना हो। सही। क्योंकि ये जो काम है सिविल सर्विस का, ये कोई भी कर सकता है। तो तुम्हें एकेडमिक्स के हवाले से या वैसे इंटेलेक्चुअली तुम्हें काम करना चाहिए। तो मैं ख़ुद भी यही रियलाइज़ कर चुका था। तो इस वजह से फिर मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि मुझे इसे क्विट करना चाहिए और फिर मैंने इसे क्विट कर दिया। फिर आपने क्विट किया और अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ को जो है वो आप ले उसके बाद फिर मैंने MPhil किया। ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में। सही। और साथ मेरे कुछ चीज़ें रहती थी दरस निज़ामी की,
वो मैंने पढ़ी। कुछ वैसे मुतालियात जो मैं समझता था कि लाजमी हैं, जो मज़ीद करने चाहिए, वो मुतालियात किए। और उसके बाद फिर मसरूफियात की नौयत भी कुछ इस तरह की बन गई, पढ़ने पढ़ाने की, लिखने लिखाने की। तो बस इसी डगर पे आप चल रहे हैं। इतना मुश्किल ये मरहला है, तो छोड़ते हुए तो थोड़ी सी तो तकलीफ़ हुई होगी कि मैंने इतना मुश्किल मरहला तय किया। वे मेरा अगला सवाल भी है इससे रिलेटेड होगा कि लोग ये संगे मील अबूर करना बहुत मुश्किल काम है। एक तो गाइडलाइन की बात करेंगे, लेकिन ये छोड़ते हुए जब आपने ये फैसला कर लिया, आपने वैसे डू और डाई वाला काम किया है, तो वो कैफियत क्या थी? अच्छा, एक तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि CSS करना ना मुझे को मुश्किल लगा नहीं था। शायद इसी वजह से ना मुझे छोड़ते हुए भी कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ। ठीक है। मतलब और वैसे भी फिर दुनिया की नौयत इसी तरह की है ना कि जो चीज़ आप अचीव कर लेते हैं ना, उसकी हैसियत वैसे ही ख़त्म हो जाती है। दुनिया तब तक पुरकशिश है जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। सही है। जब आप बड़ी से बड़ी चीज़ को भी हासिल कर लेते हैं ना, तो मतलब फिर उसकी वक़्त ख़त्म हो जाती है। फ़ाते अपने मफतू की तरफ कभी भी कोई बहुत हैरत से नहीं देखता, या मतलब है कि उसके सामने बहुत वो उसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करता। तो मतलब है कि फ़ाते के लिए मफतू को छोड़ना कोई बड़ा मसला नहीं होता। तो एक तो ये था कि मेरे लिए CSS करना कोई इतना मुश्किल नहीं था। ये मैं मतलब वाकई ये ठीक बात कह रहा हूँ। वजह उसकी ये थी कि CSS में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जी जी जी, लोगों को शायद इसलिए मसला होता है कि वो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो होती नहीं है। यानी स्कूलिंग प्रॉपर नहीं होती, आपके एकेडमिक्स अच्छे नहीं होते, आप में जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो स्किल्स आप में नहीं होते, आपकी स्टडीज़ प्रॉपर नहीं होती, आपकी उस तरह की जो डेवलपमेंट है जहन की वो नहीं हुई भी होती। तो मेरी जो मकासद थे वो चूँकि पहले से थे ना, मतलब वो मैं समझता हूँ कि हमारे वालिद साहब की वजह से या हमारे असातिज़ा की बरकत से वो मकासद बड़े थे। मतलब CSS तो उनके मुकाबले में छोटी चीज़ है। तो मेरी तैयारी जो थी ना वो उन मकासद के लिए थी, मेरी ट्रेनिंग। तो CSS तो मतलब आप ऐसे समझे कि जैसे एक आदमी ने K2 सर करने की मशक कर रखी हो, जी जी जी, और आप उसे कहें कि तुम साल्ट रेंज को करो, अबूर करो, तो उसके लिए साल्ट रेंज अबूर करना बाएं हाथ का खेल है। तो CSS जिसने मैंने आपको अर्ज किया ना कि 6-6.5 माह मुझे लगे, और मैंने कोई फार्मली उस तरह ज्वाइन नहीं की एकेडमी, अपने तौर पर चीज़ें पढ़ी, अपने दोस्तों से कुछ चीज़ें पूछ ली, और बड़ी आसानी से मैं कर गया रिटर्न। यानी मुझे सिवाय एवरीडे साइंस के मुझे किसी सब्जेक्ट में कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि साइंसेज में मेरी उस तरह की ट्रेनिंग नहीं थी। मैट्रिक मैंने को साइंस के साथ किया था, लेकिन बाद में साइंस के साथ मेरा उस तरह का नहीं रहा था ताल्लुक। सही। तो अदरवाइज़ तो मुझे मतलब लैंग्वेजेस मेरी ठीक थी, अंग्रेज़ी ज़बान भी ठीक थी, मास्टर्स मैंने किया हुआ था, फिर मेरी स्टडीज़ भी थी ऐसी, और फ़ारसी मैंने 200 नंबर की रखी थी, तो पर्शियन भी मैंने फॉर्मली पढ़ी हुई थी, गुलिस्तान सादी तक, बुस्तान सादी तक, दरस निज़ामी में बाकायदा मैंने सीखी हुई थी फ़ारसी। सही। और फिर ये कि 10वीं के बाद से ही मुझे याद है कि अखबार पढ़ने का एक कल्चर था हमारे यहाँ, तो मैं भी अखबार पढ़ता था, ख़बरें बड़े शौक़ से सुनते थे, सियासी चीज़ें पढ़ते थे। फिर मैं ये यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि सेकंड ईयर के ग़ालिबन सेकंड ईयर के एंड पे मैं डॉक्टर सफदर अहमद नदीम साहब के पास आया, और इनकी शागिर्दी में मतलब बाकायदा। तो इनके यहाँ भी जो माहौल था वो मतलब इंटेलेक्चुअली तो ज़ाहिर है बहुत ही उम्दा था, लेकिन इनकी जो पॉलिटिकल थी ना अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की, जी। और इनका पॉलिटिकल एक्यूमन जिसे कहना चाहिए, वो बहुत उम्दा था। उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा। यानी सियासत के साथ कम अज़ कम थ्योरेटिकल लेवल की या पाकिस्तानी सियासत को देखने के जो मेरा ख्याल है कि दुरुस्त ज़ाविये हो सकते हैं, उस पे हमारी ट्रेनिंग हो गई। तो ये चीज़ें तो पहले से थी, तो इस वजह से मुझे को बहुत ज़्यादा इस पे जोर नहीं लगाना पड़ा। जब मैं क्विट कर रहा था, जो बात आपने दूसरी उठाई है, जी, तब मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी। अच्छा। और मैं एक ही दुआ कर रहा था, रिज़ाइन करते हुए भी, यानी जब मैं CSA में था, वहाँ से अभी मैं आया नहीं था, तो तब भी मेरे जहन में एक ही मेरे जहन में बात थी। वो बात ये थी, मैं अल्लाह से यही दुआ करता था कि खुदा मुझे ज़ाया ना करे। वाह वाह। इसके अलावा मेरे जहन में कोई बात नहीं थी। और फिर ये भी एक होता है कि लोग ना और लोग भी सिविल सर्विस को छोड़ते हैं, रिज़ाइन करते हैं। आपके सामने और भी मिसालें हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, लोगों के अपने अपने मकासद होते हैं। मतलब वर्ल्डली स्पीकिंग मेरे कोई अदरवाइज बहुत बड़े आइडियल्स नहीं थे कि मैंने कोई फाइनेंशियली ग्रो करना है बहुत ज़्यादा,
या मैंने को मटेरियली को बड़ा प्रोग्रेस करना है, मैंने CSS से कुछ ज़्यादा ऐसी मैंने कोई मतलब है कि पावर स्कीम का हिस्सा बनना है, तो ये मेरे पेश नज़र नहीं था। मैं मतलब हम्बल आदमी था और मेरे उसमें जो टारगेट्स थे वो भी मेरा ख्याल है कि बहुत हम्बल थे और हैं, और बड़े क्लियर कट मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे कि जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि पाकिस्तान को या मुस्लिम दुनिया को दरपेश हैं, अगर उनके बारे में मैं 4 बामानी बातें कर जाऊं तो मेरे लिए ये काफ़ी है। या अगर मैं 4 संजीदा लोगों को अपनी ज़िंदगी में तैयार कर जाऊं इल्मी तौर पर, तालीमी एतबार से, तो मेरे लिए ये काफ़ी है। या मैं कोई चाहे औसत दर्जे का ही सही कोई मुनासिब, माकूल, अच्छा, प्रोडक्टिव इदारा कायम कर जाऊं, तो ये मतलब छोटी छोटी बातें मेरे पेश नज़र थी। तो इस वजह से मुझे वो खदशात तो नहीं थे कि मेरा ये नुकसान हो जाएगा, मेरा वो नुकसान हो जाएगा। अच्छा, फिर वो जो फैमिली मोटिवेशंस होती हैं या जिन मोटिवेशन के साथ हमारे यहाँ आम तौर पर लोग सिविल सर्विस का हिस्सा बनते हैं, मेरी वो मोटिवेशंस भी नहीं थी। मतलब ये नहीं था कि मुझे को बहुत पावर चाहिए या मैंने को पैसे बनाने हैं। तो मतलब बहुत लोगों का ये होता है, सबका नहीं होता, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा भी नहीं था। तो सोच क्विट करते हुए सिविल सर्विस को मेरे जहन में एक ही बात थी कि खुदा मुझे ज़ाया होने से बचाए। ज़ाया होने से बचाए। आप चाह रहे थे कि आप कुछ और भी, मतलब जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो टैलेंट होता है, जो स्किल्स होते हैं, वो आवाम तक लाना एक बड़ा काम है। और अपने आप को जो है वो जो अल्लाह ने आपको स्किल्स दी हैं, अगर आप खुद ही उससे जो है वो इंस्पायर खुद को नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो अगला बंदा कैसे हो सकता है। मेरी यहाँ पर एक जो है वो एतराज़ाना जो है वो सवाल भी हो सकता है, मैं माजरत के साथ नहीं, आप खोल के करें बात करें। वो ये है कि आपने खुद क्विट कर दिया लेकिन हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल ख़त्म नहीं हुआ। वो यहाँ पर ये है कि जब आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं तो आप अब उन लोगों को ये चीज़ बताते हैं कि मैंने क्यों छोड़ा था, तुम अगर आगे जाके छोड़ना चाह रहे हो तो अभी से छोड़ दो। अच्छा, अरबी में ना एक मकूला है जी, लिकुल्ले फन रिजाल, ठीक है। हर फन के लिए लोग होते हैं, हर काम के लिए लोग होते हैं। फारसी में कहते हैं हर कारे रा मर्दे, हर मर्दे रा कारे। सही। हर आदमी का कोई काम होता है ख़ास जिसके लिए वो बना होता है, और हर काम के लिए कोई आदमी होता है। अच्छा, तो ये बड़ा आसान है लोगों को समझाना। मसलन मैं लोगों की सलाहियतों के एतबार से, मेरे स्टूडेंट्स में ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं कहता हूँ तुम्हें CSS नहीं करना चाहिए। अच्छा, यानी जो मुझे बहुत ज़्यादा काबिल लोग लगते हैं ना, उन्हें मैं बिल्कुल कहता हूँ कि CSS, हाँ, CSS के प्रोसेस में से गुजरें, ठीक है, मतलब ये तैयारी करें, एक्सपोजर आपके पास होना चाहिए। लेकिन उन्हें मैं ये बिल्कुल कभी भी नहीं कहता कि आप लोग सिविल सर्विस को एक फ्यूचर के तौर पर, प्रोफेशन के तौर पर अडॉप्ट करें। मतलब मैं समझता हूँ कि वो लोग ज़्यादा कारआमद हैं, वो इस सोसाइटी के लिए, इन लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर काम जब मैं कहता हूँ तो मेरी एक ही मुराद होती है जी कि अखलाकी मानों में और इल्मी मानों में हमें लीडर्स चाहिए। यानी सच्ची बात है कि हमारी सोसाइटी को इस वक्त इंटेलेक्चुअल लीडर्स की ज़रूरत है। ये जो ब्यूरोक्रेसी आपकी है ना, वैसे भी जितनी मतलब आपकी ब्यूरोक्रेसी कंप्रोमाइज़ हो गई है, तो इसमें तो यानी ब्यूरोक्रेसी का जो इंटरनल कल्चर है, इस पर अगर आप चाहेंगे तो हम बात कर सकते हैं। जी। तो उसमें तो आपके लिए ना वैसी स्पेस वैसी बहुत कम हो गई है, उस तरह की मीनिंगफुल स्पेस वो कम हो गई है। तो जो एवरेज लोग होते हैं ना, ये एवरेज से ज़रा बेहतर, उन्हें मैं बिल्कुल एनकरेज करता हूँ कि आपने तो जॉब ही करनी है, जी, तो आपको करना चाहिए। हाँ। तो इस वजह से ना इस इशू को फेस करना या ये जो आपने भी पॉइंट रेज किया, इसे सेटल करना मेरे लिए कोई मसला नहीं रहा। यानी मुझे इसमें कोई वो नहीं फील होता कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन है किसी लेवल पे, या एक चीज़ जो मैं खुद नहीं कर रहा मैं दूसरों को कह रहा हूँ। नहीं, एक चीज़ अगर मेरे लिए ठीक नहीं है तो हो सकता है वो दूसरों के लिए ठीक हो। एक चीज़ जो दूसरों के लिए ठीक है हो सकता है मेरे लिए ठीक ना हो। तो चीज़ें डाइवर्स हैं। मतलब अच्छा, ये हमारा वैसे एक कौमी अलमिया भी बन गया है। अच्छा, वैसे भी यानी रिलीजियसली, पॉलिटिकली, सोशली हम चीज़ों को ना, वो जो TS एलीट का एक फ्रेज़ है ना, उसकी एक नज़्म की एक लाइन है, टू फिक्स इन अ फार्मूलेटेड फ्रेज। यानी हम चीज़ों को ना उस तरह देखने के आदी हैं, और हमारे सामने रियलिटी भी, चीज़ें भी, लोग भी कोई वन डायमेंशनल फिनोमिनन बन गए हैं। इस तरह नहीं है। यानी हमारा जो परसेप्शन है इसे डाइवर्स होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ जो मेरे लिए नहीं है बेहतर, दूसरों के लिए हो सकती है। बुनियादी तौर पर अगर वो चीज़ ठीक है, यानी बुनियादी तौर पर एक चीज़ ठीक है, तो अब उसमें लेवल्स होंगे, उसमें लोग मैटर करेंगे, वेरी करेंगी चीज़ें पर्सन टू पर्सन। तो मेरे हवाले से भी यही सूरत है।
आपकी मेन मसरूफियात में से अब हम देखते हैं कि आप एक मदरसा ऑन कर रहे हैं, उस हवाले से बताइए कि वो इदारा है, मदरसा है, वो क्या है और आपकी उसमें क्या खिदमात हैं? अच्छा, मदरसा है, ठीक है। मजहबी तालीम का इदारा है। मेरे वालिद साहब ने ये 1983 में इस्टेब्लिश किया था, गालिबन 1983 है या 1984 है। तो जब तक वो बाकायदे हयात थे तो वही इसे हेड करते थे। ठीक। 2018 में दिसंबर में उनकी वफ़ात हुई, तो उसके बाद वो ज़िम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी। माशाअल्लाह। तो तब से मदरसे को मैं हेड करता हूँ। और मदरसे में जो पढ़ाने का सिलसिला है वो भी है। पढ़ाता मैं दरस निज़ामी को। हमारे पास हिफ्ज़ का शोबा है। अच्छा। दरस निज़ामी का शोबा है 8 साल जो दरस निज़ामी होता है। वो आप वाकिफ़ ही होंगे, इससे हमारे सुनने वाले भी मेरा ख्याल है कि वाकिफ़ होंगे। उनमें हम अरबी ज़बान से मुताल्लिक़ चीज़ें, सर्फ़, नाहव, मंतिक़, फ़लसफ़ा, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, हदीस, उसूल हदीस, इस तरह के उलूम पढ़ाते हैं। तो वो उसकी जो तदरीस है जी, उसके साथ मैं वाबस्ता हूँ। ठीक। तो सुबह पहले मैं मदरसे में असबाक पढ़ाता हूँ, मुख्तलिफ़ उलूम, मंतिक़, फ़िक़्ह, हदीस, इस तरह के उलूम। और उसके बाद फिर एक प्राइवेट कॉलेज में मेरे पास, इकरा गर्ल्स कॉलेज में जी, जी। मेरे पास BS इंग्लिश की क्लासेस हैं। वहाँ के जो सीनियर सेमेस्टर्स हैं उन्हें मैं BS इंग्लिश की क्लासेस पढ़ाता हूँ। वहाँ भी मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो ड्रामा, क्रिटिसिज्म, पोइट्री, प्रोज़, इस तरह के सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो फ़िलासफ़ी भी पढ़ाता हूँ। अच्छा। एंड BS इंग्लिश 3 में फ़िलासफ़ी का कोर्स भी है। सही। तो वो भी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे ही असाइन किया हुआ है। ज़बरदस्त। तो फ़िलासफ़ी का कोर्स मैं पढ़ाता हूँ। मतलब इस वक्त जो मेरी तालीमी मसरूफ़ियात हैं वो मदरसे में हैं और कॉलेज में हैं। और फिर हफ्ते में 3 दिन मैं सरगोदा ऑफिस अकेडमी में CSS की क्लास पढ़ाता हूँ। CSS की क्लासेस में मेरे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपोजिशन है, इंग्लिश ऐसे है और इस्लामियात। ठीक। अच्छा, CSS की जो तलबा हैं, जो इसके स्टूडेंट्स डिसहार्ड भी हो जाते हैं, अक्सर औक़ात करते करते ही छोड़ जाते हैं। लेकिन मैं सवाल रेज़ करता हूँ उनके लिए जो CSS की जानिब आना चाह रहे हैं। एक बात ये है कि बड़े ही ज़हीन व फ़तीन होते हैं जो कि रिटन टेस्ट पास कर जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में रह जाते हैं। तो ऐसे क्या एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं जो कि CSS के स्टूडेंट को अपनाने चाहिए, जिसको देखते हुए वो इसको ईज़िली पास कर सकता है, रिटन भी और इसका इंटरव्यू भी? अच्छा, इसमें देखें 2 चीज़ें हैं। जी। एक, आपको कम से कम एवरेज ज़हानत चाहिए। ठीक है। पहली चीज़। उस ज़हानत में आप ये भी शामिल कर लें कि आपकी जो एकेडमिक ओरिएंटेशन है वो भी अगर बहुत गैर मामूली ना हो तो मेयारी हो। ठीक है। और दूसरी बात है टेम्परामेंट, यानी आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकते हैं। सही। और आप की नर्व्स मजबूत हैं, आप प्रेशर ले सकते हैं, तो फिर आप कर जाते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम इन 2 हवालों से ही होता है। ठीक है। जो ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी ओरिएंटेशन अच्छी नहीं होती, उनके बड़े गैप्स होते हैं एकेडमिक्स में, या तो वो इससे घबरा जाते हैं। यानी उन गैप्स को जब तक आप ओवरकम नहीं ना करते तो आप CSS के लिए कैंडिडेट ही नहीं बनते। यानी जहाँ से आपने CSS को, अगर आप अच्छे ग्रेजुएट हों तो जहाँ से आपने स्टार्ट लेना है वो भी नहीं बनते। वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको काम करना पड़ता है। सही। तो अगर तो आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं और आप अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी है और आप उन डेफिशिएंसीज को मीट कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं उन गैप्स को, तो फिर आप CSS के ट्रैक पर आते हैं। उसके बाद फिर आप प्रिपरेशन करते हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि एवरेज कम से कम ज़हानत आप में हो, या जहाँ प्रॉब्लम होता है कि वो एवरेज ज़हानत नहीं होती, आप में एम्बिशन होता है, आप में ख्वाहिश होती है, शौक़ होता है, समटाइम मोटिवेशन भी होता है, लेकिन आप में वो जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है वो नहीं होता, या तो यहाँ से मार खा जाते हैं, या फिर दूसरी तरफ आपका वो टेम्परामेंट नहीं होता। यानी जिस तरह की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, जिस तरह का डिसिप्लिन काम आपको करना पड़ता है, या फिर आपका वो टेम्परामेंट नहीं होता, उस टेम्परामेंट की वजह से आप लूज़ करते हैं। और फिर आखिरी एक चीज़ कि किस्मत जो है ना, वो तो उसका जो किरदार है वो तो हमेशा होता है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनकी एकेडमिक्स भी बड़ी साउंड हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, कंसिस्टेंट भी हैं, टेम्परामेंट का भी कोई इशू नहीं है, लेकिन वो बस किस्मत में नहीं होता।
यानी उनका रिस्क जो है वो उधर मुकद्दर नहीं होता, वो नहीं कर सकते। लोग 3-3 अटेम्प्ट्स करते हैं और 3-3 PMS की अटेम्प्ट्स भी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो नहीं क्लिक कर पाते। तो वहाँ फिर टेम्परामेंट का इशू है। लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप इस प्रोसेस में से गुजरे हैं ना, CSS की प्रिपरेशन के प्रोसेस में से आपका CSS हो गया तो बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर आप देखें आपका CSS नहीं हुआ, आप सिविल सर्विस में नहीं जा सके, तब भी आप नुकसान में नहीं है। अच्छा। मतलब आपका एक्सपोजर इतना बेहतरीन हो गया है और आप में स्किल्स इतने अच्छे डेवलप हो गए हैं कि अब आपने जिस फील्ड में भी जाना है, आप एजुकेशन में जाएं, आप बिजनेस में जाएं, आप किसी भी फील्ड में जाएं, तो वहाँ मेरा ख्याल है कि आप बड़ी डिस्टिंक्शन के साथ सर्व करते हैं। बेहतर से बेहतरीन का ये जो कह सकते हैं दुरानिया होता है बिल्कुल हर फील्ड में। यानी आपकी जो ग्रूमिंग है ना, वो CSS की प्रिपरेशन आपकी वो ग्रूमिंग कर देती है और वो ग्रूमिंग हमारे एकेडमिक्स में नहीं होती। मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो मुझे हायर एजुकेशन का एक्सपीरियंस है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ भी कई दफ़ा मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में भी जो इनके कैरियर काउंसलिंग के हवाले से सेमिनार्स होते हैं, वहाँ भी मुझे चंद दफ़ा मौका मिला है वहाँ स्टूडेंट्स के साथ कैरियर के हवाले से बात करने के लिए। तो वहाँ भी बच्चों के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो समझ आती है कि हमारे जो एकेडमिक्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हों, हमारे कॉलेजेस हों, वो उस तरह की ओरिएंटेशन बना ही नहीं पा रहे। यानी हमारे पास जब बच्चा आता है ना CSS की क्लास में, तो पहला काम हम ये करते हैं कि हम उससे कहते हैं 2-3 पेजेस लिख कर दिखाओ अपनी मर्जी के किसी भी टॉपिक पे, क्रिएटिव। ठीक है। अच्छा, उसमें आप यकीन कीजिए कि उसमें लैंग्वेज के बहुत सीरियस इश्यूज उसमें मिलते हैं, और फिर जिसे आप कहते हैं ना एक अप्रोच, एक ओपिनियन, एक मैच्योरिटी इंटेलेक्चुअल, वो तो सिरे से मौजूद ही नहीं होती। अच्छा। यानी लगता ही है कि इन बच्चों ने न कभी अखबार पढ़ा है, ना इन्होंने कभी ज़िंदगी में अपने कोर्सेज से हटके कोई किताब पढ़ी है। अच्छा, अब तो कोर्सेज भी सिस्टम की वजह से ना कोर्सेज भी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते। यानी अब तो आपको मालूम ही है कि वो रेडीमेड चीज़ें हैं, मटेरियल है, नोट्स हैं, और फिर जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं तो पेपर सेटर भी टीचर ही है, तो वहाँ फिर चीज़ें बिल्कुल और लाइन पर चली गई हैं। तो बच्चों की वो प्रिपरेशन ही नहीं है, वो ओरिएंटेशन ही नहीं है, उनकी वो तैयारी ही नहीं हो पाती। तो वो जब CSS के प्रोसेस में से गुजरते हैं ना, तो कम से कम ग्रेजुएट बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। ठीक, ऑब्वियसली एक प्रोसीजर से गुजरे हैं और अपने आप को मनवा रहे हैं। एक्सपोजर बहुत है, आपने बड़े सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। हाँ, मैं इससे सवाल मैं ये करना ही चाह रहा हूँ कि आपने पहले भी एक बात की थी कंसिस्टेंसी की, टेम्परामेंट की, क़ुव्वत इरादी, आपको हालात से जो है वो निपटना आना चाहिए। तो ये एक मम्मा भी है, लेकिन मेरे ख्याल से हवा बनाकर पेश किया जाता है कि आपको पूरा पूरा दिन जो है वो TV के आगे बैठ के आपको पॉलिटिक्स देखनी चाहिए, आप अखबारात जो है वो किसी एक दिन भी जो है वो मिस ना करें और हर किस्म के अखबारात पढ़ें और अपडेट रहें। तो इसके ये चीज़ कितनी ज़रूरी है? लाइक कोई परसेंटेज सेट कर दी जाए, अब 100% तो ये नहीं किया जा सकता। अब 100% तो नहीं होता, लेकिन आपको अपडेट तो रहना पड़ता है यानी करंट अफेयर्स के हवाले से। और बाकी ये कि सारा दिन टीवी के सामने तो नहीं बैठने का कहता कोई, अगर आप बैठेंगे तो फिर आप CSS नहीं कर पाएंगे। आपने पेपर रीडिंग में भी, न्यूज़पेपर रीडिंग में भी, और जो आपका मीडिया है उसके साथ भी जो आपका एक्सपोजर है ना, वो बड़ा कैलकुलेटेड होना चाहिए और बड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए। जब हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं ना कि अखबार आपको कैसे पढ़ना है, तो हम ये बहुत ज़ोर दे के उन्हें समझाते हैं कि अखबार के लिए आपने एक टाइम डिसाइड कर लेना है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं इसमें लगाना। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि आपने कौन कौन से पेजेस पे जाना है, कहाँ से क्या क्या चीज़ पढ़नी है, टारगेटेड चीज़ें। यानी ये नहीं कि आपने शुरू से आखिर तक अखबार पढ़ना है, आपने सारे प्रोग्राम्स जो टॉक शोज हैं वो आपने देखने, वो तो हम बिल्कुल खैर वैसे ही मना करते हैं कि आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, वो तो मैं तो ज़ाती तौर पर बिल्कुल स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये ना करें, ये ना देखें, आपका टाइम वेस्ट होगा। ज़्यादा संजीदा चीज़ें देखें, इंटरनेशनल मीडिया देखें, ठीक है, और अखबार अच्छा डान या न्यूज़ या कुछ इस तरह का, या बाहर के अखबारात पढ़ें, जर्नल्स पढ़ें, तो ये चीज़ तो ठीक है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि कितना टाइम पढ़ना पड़ता है, तो मेरा ख्याल है कि जो एक बिगनर है ना, जब वो एक रिदम में आ जाता है, शुरू में तो जाहिर है कि आप बहुत टाइम ज़्यादा वक्त काम नहीं कर सकते, लेकिन जब आप एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं
तो उसके बाद फिर हम उन्हें कहते हैं कि सलाहियत के एतबार से कि 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे पढ़ें, और साथ साथ फिर डेली उन्हें ये भी सजेस्ट किया जाता है कि राइटिंग प्रैक्टिस करें। ठीक है। और बुनियादी चीज़ में ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं ये कहता हूँ कि बुनियादी चीज़ ये है कि आपके अगर एकेडमिक्स अच्छे हैं, आपकी ओरिएंटेशन अच्छी है, आपकी लैंग्वेज स्किल ठीक है, और आपकी वैसे जो स्टडीज़ हैं, यानी अब आप देखें आप ग्रेजुएट हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, और आपसे पूछा जाए कि आपने इंडियन हिस्ट्री पे कोई किताब पढ़ी है कभी, और आप कहेंगे नहीं मैंने तो कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। पाकिस्तान की तारीख पर कोई किताब पढ़ी है? नहीं, मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। इंटरनेशनल हिस्ट्री पे कोई किताब पढ़ी है? नहीं, कोई किताब नहीं पढ़ी। इस्लामियात पर अपने कोर्सेज से हट के कभी कोई संजीदा किताब पढ़ी है? नहीं पढ़ी। तो अब ऐसे बंदे को तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है, यानी उसे तो ज़ीरो से शुरू करना है। उसके जो एकेडमिक्स हैं वो तो वहाँ काम ही नहीं कर रहे। यानी कि यहाँ पर बहुत कामयाब है जो कि सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, जो कि बेसिक से जो है वो चल रहा है, और इसमें बहुत बड़ा पैगाम है वालिदैन को, जो कि चाहते हैं कि अगर हमारा बच्चा जो है वो आगे जाके ऑन द वेरी लाइटर नोट के बाबू कहलाए, तो उसको जो है वो बचपन से ही उसकी बेसिक्स में ये चीज़ें जो है वो शामिल कर देनी चाहिए। ये अब आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली शरारत की है बाबू कह के। सर मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। नहीं, वैसे मैं भी लाइट नोट पे कह रहा हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अफसर शाही और बाबू और ये अल्फाज राइज किए थे ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। तो मैं CSS के हवाले से ही, क्योंकि टॉपिक ये चल रहा है, ये इंग्लिश की बार बार बात हो रही है। एक शेर याद आते आते निकल गया, वरना मैं कोट करता। तो वो क्यों इतना जो है इसका भी हवा बना हुआ है, और ये इसके ऊपर काम भी हो रहा है कि इसको इंग्लिश में ही रहना चाहिए या उर्दू पे भी इसको कन्वर्ट कर दिए, तनाज़ा है। और एक इंग्लिश का इतना जो वो स्टूडेंट्स ने वो बनाया होता है सर पे कि इंग्लिश है तो ये तो बहुत मुश्किल है। यहाँ तो हमें जो है वो पैदा होते ही बाहर भेज देते हैं, हम तैयारी करके ना इंग्लिश की अच्छी खासी यहाँ पर आते हैं, और फिर सिविल सर्विस में जो है वो आपको कुछ बन के दिखाते हैं। इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, इंग्लिश का जाहिर है कि इस वक्त जो CSS में वेटेज है होगा तो बनना है कि आपने 200 की तो कंपल्सरी इंग्लिश है, ऐसे पास करना है, कंपोजिशन पास करनी है, और वो वाकई एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और बाकी फिर मीडियम चूँकि इंग्लिश है जी, इस्लामियात में आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, या कोई रीजनल आपने लैंग्वेज अगर ऑप्ट कर ली है तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन है। अदरवाइज तो सारे सब्जेक्ट्स आपने इंग्लिश में ही पेपर सारे अटेम्प्ट करने हैं, तो उसमें आपकी जो लैंग्वेज है वो तो बड़ी अच्छी आपको चाहिए, यानी आपका एक्सप्रेशन बहुत मैच्योर हो, आपका स्ट्रक्चर बहुत ठीक हो, आपकी वर्ड चॉइस। मतलब मुझे जितना अरसा हो गया CSS को पढ़ाते हुए, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हमारे यहाँ ग्रामर के इश्यूज़, स्ट्रक्चर के इश्यूज़ ये जल्दी ठीक हो जाते हैं। दो चीज़ें हैं ना बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं जी। एक एक्सप्रेशन है, यानी एक्सप्रेशन मैच्योर नहीं होता। अच्छा। और दूसरी चीज़ है वर्ड चॉइस। Okay. और वो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में चूँकि वो कल्चरल जो एक स्टैंडर्ड है वो कंप्रोमाइज़ हुआ है, यानी हमारी सोसाइटी में कोई बहुत अच्छी सकाफती सूरत हाल नहीं हम देख रहे हैं, तहजीबी सूरत हाल, यानी हमारे यहाँ उलूम और आर्ट्स की ओवरऑल वो सतह नहीं है। तो लोग लफ्ज़ के बारे में, ज़बान के बारे में उस तरह हसास ही नहीं है। ये जो है मतलब जो CSS हमें सुनने वाले लोगों में अगर कोई ऐसे एस्पायर करता है कि उसने CSS को अटेम्प्ट करना, तो उसे अभी से ही हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि लफ्ज़ के बारे में मोहतात हों, यानी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, लफ्ज़ लिखते हुए, बोलते हुए, दोनों सूरतों में लफ्ज़ के बारे में बड़े मोहतात हों, ताकि आपकी जो वर्ड चॉइस है वो प्रॉपर हो। तो एक तो ये इशू है। दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान में आपके इल्म ही होगा कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि CSS का जो मीडियम है वो उर्दू कर दें। बिल्कुल। और 2017 में हाई कोर्ट पंजाब का फैसला है कि CSS का जो मीडियम है वो उर्दू कर दें, लेकिन बदकिस्मती से उस पर अभी अमल नहीं हो सका। अभी इसी साल में वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए प्लान कर रहे हैं। तो सिर्फ CSS का ही नहीं, आपको मालूम है कि आपका सारा कानून, सारी जुडिशल प्रैक्टिस सारी अंग्रेज़ी में है। जी, आपकी जो सारे ऑफिसेज़ का काम है वो सारा अंग्रेज़ी में है, आपका कवानीन अंग्रेज़ी में है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेज़ी में है। तो ये तो प्रॉब्लम है ना, ये सारा वो कॉलोनियल लेगेसी हम लेके चल रहे हैं। आप अगर पाकिस्तान के कंपैरिजन में दूसरी तरफ देखें, बॉर्डर के उस तरफ, इंडिया की तरफ, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इंडिया में इंग्लिश जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर तो है, लेकिन वहाँ मेरा ख्याल है मोर देन 20 लैंग्वेजेस में आपको अलाउ है, आप CSS अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा।
यानी 20 से ज़्यादा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि 22 हैं 24 हैं कितनी ज़बानें, उनमें आप CSS जो कंपलसरी आपका इंग्लिश है वो तो चलें, आपने इंग्लिश में ही करना, लेकिन BTM इंग्लिश नहीं है। मतलब आप उनमें से किसी लैंग्वेज में भी CSS के सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट, उसके पेपर्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ भी ये चीज़ होनी चाहिए। ये लोगों के लिए वाकई बड़ा मसला है कि उनकी सारी सलाहियतें अंग्रेज़ी दानी पे और अंग्रेज़ी सीखने पे इस पर ही लग जाती हैं। और ये भी बात ठीक है कि ज़बान में कोई ज़ियानत नहीं होती, यानी अगर किसी आदमी को एक ज़बान आती है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो ज़हीन आदमी है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो कॉलोनियलिटी है ना माइंड की, वो स्टिल कंटिन्यू कर रही है। और जिस तरह के हमारे जहनी सांचे बन गए थे कॉलोनाइज्ड, यानी मैं उसे बल्कि स्टैंडर्ड वे में कहा जाता है कि हमारे जो एपिस्टेमिक फ्रैक्चर्स हैं, एपिस्टेमिक फ्रैक्चर्स हैं, द वे वी परसीव थिंग्स, वो हमें स्टिल मेरा ख्याल है कि हर्ट कर रहे हैं। और हम अभी भी इसी उलझन का शिकार हैं कि अंग्रेज़ी ज़हानत का मेयार है, अंग्रेज़ी आपके सुपीरियर होने का सिंबल है। तो ये बड़ा मसला है, और जाहिर है कि ये आपको मालूम है कि कोई इल्मी बात नहीं है, ये बिल्कुल पावर नफ्सियात के साथ ये जुड़ी हुई बात है। तो हम उससे नहीं निकल पा रहे, हमें इससे निकलना पड़ेगा, वगरना हम ग्रो नहीं कर सकते। मतलब ना हम इंटेलेक्चुअली ग्रो कर सकते हैं, ना हम कल्चरली ग्रो कर सकते हैं, ना हम पॉलिटिकली ग्रो कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम ग्रो नहीं कर सकते। इसमें सिविल सर्विस तो एक चीज़ है ना, हमारी सोसाइटी में एक डिस्पैरिटी पैदा हो गई है। यानी मैं समझता हूँ कि जिस दिन से ये मुल्क बना है, सारे जो मुल्क जिनका एक पास्ट है कॉलोनियलिज्म का, इन सब का एक प्रॉब्लम है, हमारा भी है और ज़रा शदीद है। वो प्रॉब्लम यह है कि हमारे लोग जो हैं, इस मुल्क के जो अवाम है, वो रिलेट नहीं कर पाते खुद को। मतलब उनके अंदर वो जब देखते हैं ना कि इस रियासत में सेंस ऑफ ओनरशिप ही नहीं है, तो लोग इससे डिस्करेज होते हैं। यानी आप देखें कि हमारे सारे जो सिंबल्स हैं, लैंग्वेज है, आपके सारे कंडक्ट के तरीके हैं, आपकी जो गवर्नमेंट का सारा बिजनेस है, वो जिस तरीके से आप रन कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके जो ड्रेस कोड्स हैं वो भी आपके लोगों के साथ रिलेट नहीं करते। मतलब मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ जो इसमें बिलीव करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, हमारे और ऑफिशियल्स हों सिवाय मिलिट्री के, बाकी सबको बाउंड कर देना चाहिए कि जब तक आप ऑफिस में हैं, जब तक आप अपनी जॉब कर रहे हैं, लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो तब तक आपको अपना कौमी लिबास पहनना चाहिए। अच्छा, इसके नफ्सियाती असरात हैं। अच्छा। यानी लोग आपको अपने आप में से समझें। हाँ। लोग कहें कि हमारा ये हम ही से है, हम ही में से है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, आप ये डिस्टेंस, हाँ। मतलब ये जो डिस्टेंस है, वेरी वेल थॉट, और ये बड़ा मतलब है कि इसके बड़े फार रीचिंग इम्पैक्ट्स हैं और इसके कंसिक्वेंसेस हैं। जब यहाँ ब्रिटिश आए तो उन्होंने जब ये सिस्टम डिवाइस किया ना, तो उन्होंने तो किया इसलिए है कि लोकल के साथ एक डिस्टेंस आपने मेंटेन रखना। ना वो माइंडसेट हमारा ख़त्म हो सका है, ना वो हमारी प्रैक्टिस ख़त्म हो सकी हैं। और उसमें एक बड़ी बुनियादी चीज़ लैंग्वेज है। यानी लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, लैंग्वेज आपकी आइडेंटिटी है। यानी लैंग्वेज आपकी कंडीशनिंग है माइंड की। बिल्कुल। आप ज़बान में ही सोचते हैं, ज़बान में ही समझते हैं, ज़बान में खुद को एक्सप्रेस करते हैं। तो मतलब हमें ज़ाहिर है कि इसमें से तो बाहर आना पड़ेगा ना। वो तालीम भी हमारे यहाँ अब ये इसी का मुतरादिफ बन गई है ना, कि अंग्रेज़ी दानी तालीम के मुतरादिफ है। यानी हमारा सारा जोर इसी पर लग रहा है। और सिविल सर्विस में उस ओवरऑल जो हमारे यहाँ फिनोमिनन है, उसका एक छोटा सा डोमेन ये भी है। ब्यूरोक्रेसी तो एक इशू है ना, या CSS का इम्तिहान। वैसे तो मजमूई तौर पे हम इस अलमिया का शिकार, कॉलोनियलिटी। सिविल सर्विस ये लाइटर मोड भी बात है, और आउट ऑफ द बॉक्स भी बात है कि सिविल सर्विस को एक तबका मुल्क का ममार कहता है, और साथ ही साथ एक देखने में आता है कि कुछ तबकात की बात कर रहे हैं ना, और कुछ तबके इसको बुराइयों की जड़ कह रहे हैं। आई एम नॉट गोना से कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने चीज़ें फेस की हैं, आप पढ़ा भी रही हैं, और अभी भी ऑब्वियसली हर चीज़ से जो है वो अपडेट हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देख लें? अच्छा, इसमें ना ये तो ज़रा ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, जिससे हमें बचना चाहिए। जी जी। हमारी सोसाइटी में ओवर सिंप्लीफिकेशन वैसे ही बहुत बढ़ गई है हर हवाले से, पोलिटिकली, रिलीजियसली, हर हवाले से लोग ओवर सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को, और उनके मकासद होते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं लोगों को इमोशनली। हमें ज़िम्मेदाराना तरीके से बात करने की ज़रूरत है।
तो सिविल सर्विस का ना एक पूरा बैकग्राउंड है, इसकी हिस्ट्री है डिटीरियोरेशन की। जी जी। ब्रिटिश जो इंडियन सिविल सर्विस थी, जो ब्रिटिश ने यहाँ एस्टैब्लिश की, तो जो इंडियन सिविल सर्विस थी वो उसके मोटिव्स जो भी थे, ऑब्जेक्टिव जो भी थे उसके पीछे, लेकिन ये था कि वो जिन मकासद के लिए बनाई गई थी वो उसमें एफिशिएंट थी। ठीक, ये मतलब कहा जा सकता है। पाकिस्तान जब बन गया तो पाकिस्तान बनने के बाद हमने वही सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस इनहेरिट की। मेरा ख्याल है 980 सिविल सर्वेंट्स थे जब इंडिया डिवाइड हुआ, तो सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन के टाइम पे उसमें 101 मुसलमान थे और उसमें 95 परहैप्स 95 उन ब्यूरोक्रेट्स ने पाकिस्तान आने का फैसला किया। ठीक है, तो अब इस इनहेरिटेंस के साथ हम आगे चले हैं। फिर 1947 में कुछ पे स्ट्रक्चर्स रिवाइज किए गए। उसके बाद फिर अयूब खान की गवर्नमेंट में सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की कोशिश की गई, फिर याह्या खान के दौर में की गई, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में की गई। इसे बाद में रीनेम करके ना सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया, इंडियन सिविल सर्विस को। अच्छा, अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जब हम आते हैं, बल्कि उससे पहले भी अयूब खान ने बहुत लोगों को मुलाजमत से निकाल दिया, याह्या खान ने भी ये काम किया, एक इनसिक्योरिटी जनरेट कर दी सिविल सर्वेंट्स में। और जस्टिस मुनीर का एक कमीशन बना था, जैसे जस्टिस मुनीर हेड कर रहा था। हमारे सुनने वालों से मैं कहूँगा कि वो जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पे कमीशन बना था ना जस्टिस मुनीर वाला, उसका कुछ ना कुछ मुताला करें। ठीक है, वो बड़ी, उसकी तफसीलात में हम इस वक्त नहीं जा रहे। जी। उसमें ना कुछ चीज़ें हैं बड़ी वो सिग्निफिकेंट हैं और बड़ी अलार्मिंग हैं, यानी अलार्मिंगली सिग्निफिकेंट हैं और सिग्निफिकेंटली अलार्मिंग है। अच्छा, तो वो जो उसमें कुछ उनके रिकमेंडेशंस हैं, वो जस्टिस साहब उसमें कह रहे हैं, ये उनका कमीशन कह रहा है, ज़ाहिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो वो नहीं कह रहे, तो उनका कमीशन ये कह रहा है कि सिविल सर्विस के लिए हमें बहुत भारी तनख्वाहें ऑफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। सिविल सर्विस में हमें जिस तरह के लोग चाहिए वो ऐसे चाहिए कि जिनका करैक्टर हो और जो लोग ऑनेस्टली परफॉर्म करें। हमें बहुत ब्रिलियंट इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाके सर्व करें। ठीक है, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप बुनियादें रख रहे हैं, यानी सिविल सर्विस आपने मॉडल ये बना लिया कि आपने ब्यूरोक्रेसी के थ्रू मुल्क चलाना है और उसमें फिर फैसले आप इस नौइयत के कर रहे हैं, रिकमेंडेशंस आप इस नौइयत की कर रहे हैं। तो ये हुआ, लोगों को निकाला गया अयूब खान की गवर्नमेंट में, फिर याह्या की गवर्नमेंट में, यानी मार्शल लॉ में। और उसके बाद जब भुट्टो साहब आए तो भुट्टो साहब ने 1973 में एक रिफॉर्म का सिलसिला शुरू किया और उसमें उन्होंने इसे सेंट्रल सुपीरियर सर्विस कर दिया। और सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो ये हुआ है कि भुट्टो साहब ने जो ब्यूरोक्रेट्स के पास, सिविल सर्वेंट्स के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस थी, वो विड्रॉ कर ली। अच्छा, और ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट्स, ये तो सर्वेंट्स थे ना स्टेट के, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में ये हुआ कि ये गवर्नमेंट के सर्वेंट बन गए। ठीक, भुट्टो साहब ने बड़े हाई पोजीशंस पे लोग डायरेक्टली इंडक्ट किए और ब्यूरोक्रेसी को मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुई ब्यूरोक्रेसी उन फैसलों की वजह से। और उसके बाद तो फिर एक मुसलसल अमल है डिक्लाइन का। फिर बाद में ज़िया-उल हक के दौर में भी इस तरह की चीज़ें हुई, लोगों को निकाला गया, नए नए रिफॉर्म्स किए गए, ब्यूरोक्रेसी के लिए जो एक स्पेस थी ना काम करने की, वो रिड्यूस हुई। बाद में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के टेन्योर्स में ब्यूरोक्रेसी पोलिटिसाइज हुई है। पोलिटिसाइजेशन तो खैर वहीं से शुरू हो गई थी। और फिर अगर मैं दोबारा पीछे जाऊं तो ब्यूरोक्रेसी आपकी पोलिटिसाइज तो वहीं से हो गई थी जब आपने एक ब्यूरोक्रेट को फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया, गुलाम मोहम्मद को, और बाद में वो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बन गया, और आपने मोहम्मद अली बोगरा को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मतलब इस तरह के फैसले आपने किए। आपने सिकंदर मिर्ज़ा को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, आपने फिर उसे इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। तो ब्यूरोक्रेसी पोलिटिसाइज तो हो गई, सिविल ब्यूरोक्रेसी। बाद में फिर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी दे ज्वाइन हैंड विद देम, तो वो भी पोलिटिसाइज हो गए। तो ये जो आपके दो बड़े ऑर्गन्स हैं ना, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ये वहाँ से यानी बिल्कुल आगाज़ में से पहले 5-7 सालों में ही पोलिटिसाइज हुए हैं और उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो अभी तक हम भुगत रहे हैं। और भुट्टो साहब ने जब ये गारंटीज विदड्रॉ की तो उसके बाद फिर ये बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइजेशन बढ़ गई।
बाद में तो फिर आप ये कह लें कि ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिकल लाइंस पे ग्रुपिंग्स बन गई, पार्टीज बन गई। यानी इस वक्त भी आप देख लें कि आपके पास मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफादार ब्यूरोक्रेट्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स की भी मजबूरी बन गई। अच्छा, अब सारे जाहिर ऐसे नहीं हैं, मेजॉरिटी ऐसी नहीं है, लेकिन कल्चर आपने ऐसा डेवलप कर दिया है कि जब तक आप अपनी लॉयल्टी नहीं साबित करते तो आपकी प्रमोशंस, आपकी पोस्टिंग्स तो वो फिर मतलब ख़तरे में पड़ जाती हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, चूँकि मौजूद ज़रा लंबा है और सेंसिटिव भी है कि ये सिफारिशें वगैरह ये देखिए, मैं समझता हूँ कि और ये बंदा सोचे ना तो बड़ी तकलीफ होती है कि कौमें जो है ना वो अभी हमने देखा है, मतलब मैं एज अ प्रिंसिपल बात ये नहीं कह रहा, फैक्चुअल एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि पिछले 60-70 सालों में हमने देखा है एशिया की बहुत सारी अक़वाम है जिन्होंने राइज किया, मतलब और ऐसी अक़वाम उनमें हैं जो कभी एक मॉडल के तौर पर हमारी तरफ देख रहे थे। ये तारीख है, मतलब आप मॉडल्स दे रहे हैं, हम तारीख पे बात देखें, आप चाइना की बात कर लें, आपकी PIA इंस्ट्रक्शंस दे रही है, आप साउथ कोरिया की बात कर लें, यानी आपके मॉडल्स को फॉलो किया जा रहा है, आपके एक्सपर्ट्स से फ़ायदा उठाने के लिए आपको कहा जा रहा है कि हम इनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने डिक्लाइन किया है और मुझे लगता है कि जैसे ये सिस्टमेटिकली चीज़ें हुई हैं, मतलब ये कोई भोलपन की वजह से नहीं हो गई, बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से ना, जैसे हमारे मुल्क को, हमारी सोसाइटी को बहुत सिस्टमेटिकली तोड़ा गया। यही आप सिविल सर्विस की कहानी पढ़ लें, आप हैरान हो जाते हैं कि ये बजाय इसके कि आप इसे इम्प्रूव करते, आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को डीकोलोनाइज करते, आप अपने स्ट्रक्चर्स को, अपने लॉज को इम्प्रूव करते, आप इसे लोकलाइज करते और इसमें जो ब्रिटिश एरा में प्रॉब्लम्स थे आप उन्हें एड्रेस करते, आप इसकी एफिशिएंसी बढ़ाते। आपने खुद ही मतलब है कि इसे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया और अब तो जो सिविल सर्विस के लोग हैं ना खुद वो भी, और अदरवाइज जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी तकरीबन इस बात पर अब कंसेंसस है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी हमारी जो है वो तकरीबन फॉल कर चुकी है, तकरीबन फॉल कर चुकी है। आप क्या समझते हैं कि आज का जो सिविल सर्वेंट है, जो ये पोस्ट उससे जो है वो चाह रही है, उस पर पूरा उतर रहा है कि नहीं? अच्छा, एक बात मैं आपको अर्ज करूँ जी कि सिविल सर्विस में ना एक ब्राह्मणिज्म है, यानी 2-3 ग्रुप्स हैं जो सिविल सर्विस के अंदर एलीट हैं, ठीक। अच्छा, ये एक बड़ी डीमोटिवेशन है, एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, जो बाकी ग्रुप्स हैं उनके लिए बड़ी डीमोटिवेशन। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि सिविल सर्विसेज में एक मतलब अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकूं, यानी एक टॉनी ग्रुप है, मतलब जो आप कह लीजिए ख़ानदानी तौर पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो भी मेरा ख्याल है कि एक डिस्करेजमेंट का ना सबब है लोगों के लिए। अच्छा, फिर जो मुल्क के हालात पैदा हो गए हैं, जो तजर्बात हमने बदकिस्मती से 2011 से लेके ऑनवर्ड हमने इस मुल्क के साथ किए हैं, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो तजर्बात हमने किए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान में इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो गई। अच्छा, हम जब अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, ब्यूरोक्रेसी के दोस्तों के साथ, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि ब्यूरोक्रेसी के लोग खुद को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अच्छा, तो ये अलार्मिंग है। मतलब मेरा ख्याल है कि लोग अपने कम से कम जिन्होंने चलाना है मुल्क को, अब हमारे पास यही मॉडल है, आइडियली तो ये नहीं होना चाहिए, यानी आइडियली तो आप लोकल गवर्नेंस की तरफ जाएं, लोगों को, पब्लिक को रिप्रेजेंटेशन दें, पब्लिक को पार्टिसिपेशन दें, यानी आप ब्यूरोक्रेसी के थ्रू क्यों चला रहे हैं? यानी आप सब कुछ आपने वो सेंट्रलाइज किया हुआ है ना जी, और एक एलिटिस्ट वे में आप मुल्क को चला रहे हैं, आप बल्दियाती इलेक्शन करवाने का नाम नहीं लेते। अच्छा, ये भी समझ लेना चाहिए कि जो आपकी लोकल गवर्नेंस है, लोकल बॉडीज़ हैं, इनके अलावा जमहूरियत का कोई तस्वुर ही नहीं है। यानी हमारे सियासत, हम ये सुनते रहते हैं, हमारे सियासतदान भी कहते हैं कि सिविल सुप्रीमेसी, और हमारे यहाँ बड़े चैलेंजेस हैं, हमारे जो पावरफुल हल्के हैं वो सियासत को जमने नहीं देते, सिस्टम को चलने नहीं देते, डिरेल कर देते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये है, बिल्कुल है, लेकिन सियासत, ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है? यानी जिम्मेदारी तो ये पॉलिटिशियंस की है कि पॉलिटिशियन जो हैं वो ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल से शिफ्ट करें चीज़ों को और डेमोक्रेटिक मॉडल पर ले जाएं, लोगों पर एतमाद करें,
डिसेंट्रलाइज करें अपने निज़ाम को, और जो जो पावर कंसंट्रेट करके रखी हुई है, यानी एक ही बंदे के पास सारी ताकत है, तो इसे डेवोल्यूशन, उसकी तरफ डेवोल्यूशन की तरफ ले जाएं और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन ले आएं, तो ब्यूरोक्रेसी वैसे ही बहुत बेहतर आप कर सकते हैं। इसके बगैर ये बेहतर नहीं हो सकती। तो ब्यूरोक्रेट्स हमारे जो हैं, अच्छा फिर कॉम्पिटेंस मेरा ख्याल है कि उस लेवल की नहीं है, मोटिवेशन उस लेवल की नहीं है। अच्छा फिर ये पिछले अरसे में तो हमने देखा है 2018 से ऑनवर्ड के जबरी रिटायरमेंट और रिफॉर्म्स के मतलब ज़्यादा थ्रेटनिंग हुई है ना गवर्नमेंट, स्टेट कह लीजिए, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट कह लीजिए, ज़्यादा थ्रेटनिंग हुई है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो पिछले 4 सालों में तो बहुत ही इनसिक्योर रही है। मैं जानता हूँ, मतलब मेरे पास बहुत कुछ मालूमात होते हैं ग्राउंड्स में, तो यानी हमारे दोस्त हैं जिनके पास उठते बैठते हैं, गपशप होती है, मालूम होता है लोगों ने काम ही नहीं किया। यानी वो कहते हैं कि नैब को कौन भुगते, नैब को कौन भुगते, यानी आप जब तक लोगों को सिक्योरिटी नहीं देंगे, जॉब सिक्योरिटी। अच्छा पहले ये था कि इनके पास जॉब सिक्योरिटी है, अब जिस तरह के हमने 4 सालों में रिफॉर्म्स देखी, अब तो खैर इन्होंने, अभी ये जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, इन्होंने आके तो पिछले साल जून में ही नल एंड वॉइड कर दिया था उसे, उन सारे रिफॉर्म्स को उन्होंने ख़त्म कर दिया था, तो उससे ज़रा सूरत हाल नॉर्मलाइज हुई है। तो ये भी मतलब के इश्यूज हैं, इंटरनल एक्सटर्नल हर तरह के। सर इदारे से ही खौफ खा रहे हैं, बिल्कुल खौफ खा रहे। फिर एक और बहुत बड़ी बात है, जब हम लोग CSA में थे ना ट्रेनिंग के दौरान, तो हमारे ट्रेनर्स हमें बताते थे कि जो फीडबैक आता है ना, CSA का जो फीडबैक ये देते थे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को, FPSC को, तो ये इनकी तरफ से ये कहा जाता था कि हमें बेहतर लोग इंडक्ट करके दें। यानी 200, 250, 250, 300 बंदा जब आप उनकी रिक्रूटमेंट करके FPSC आगे दे रहा है, तो वो लोग CSA में जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वो वहाँ व्यू ये बन रहा है कि ये बहुत हद तक ना, यानी मुकम्मल नहीं, बहुत हद तक कंसिडरेबल ये हो सकता है, यानी टू द कंसिडरेबल एक्सटेंट के सब स्टैंडर्ड जो आप हमें दे रहे हैं ना ये लोग, तो स्टफ से इम्प्रूव करें। अच्छा अब FPSC वाले वो ये कहते हैं कि हम कैसे इम्प्रूव, सही, हम तो ज़्यादा इम्तिहान ही ले सकते हैं, ये तो पीछे एक पूरा एजुकेशन सिस्टम है, ऐसे ही है। यानी जो अगर आपने ब्यूरोक्रेसी की एफिशिएंसी को, परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, तो ओवरऑल आपका एजुकेशन सिस्टम है उसे भी देखना पड़ेगा। यानी ये एज ए टीचर भी मैं समझता हूँ कि जब से हमारे यहाँ इस तरीके से सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई हुआ है और ये चला है, तो हमारी जो एजुकेशन एक्सीलेंस है वो कंप्रोमाइज़ हो गई है। तो एजुकेशन को भी इम्प्रूव करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी, बिजनेस में रिफ्लेक्ट करेंगी, आपकी जुडिशरी में रिफ्लेक्ट करेंगी, हर तरफ रिफ्लेक्ट करेंगी, आपके मीडिया में, आपके इंटेलेक्चुअल्स में। अच्छा अब आपके पास जो बुनियादी इदारे हैं तालीम के, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अगर वो नहीं उस तरह का काम कर पा रहे, उसकी वजूहत कुछ भी हों, यानी इदारों के एंड पे मसाइल हों, पॉलिसी मेकिंग के इश्यूज हों, गवर्नमेंट्स की तरफ से इश्यूज हों, हम इस बहस में सरदस्त नहीं जा रहे, मतलब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है। तो ये मतलब है कि एक ओवर सिंप्लीफिकेशन करके हम बात को नहीं बयान कर सकते, ना करना चाहिए, ना चीज़ों को इस तरह देखना चाहिए। ये तो मैं वैसे भी कहना चाहता हूँ हमारे सुनने वालों के लिए भी कि हमारी जो कौम है ना, हमारे मजहबी बाज़ मजहबी कायदीन ने और बाज़ हमारे सियासतदानों ने और हमारे बाज़ साफ़ियों ने, बाज़ दानिश्वरों ने, मैं एहतियातन ये सबके साथ बाज़ लगा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अभी यही बात कहने लगा हूँ कि चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई करके, यानी बिल्कुल ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन लोगों के सामने रखा है। जिम्मेदार लोगों का काम ये होता है कि वो जिम्मेदारी के साथ बात करें और जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ना उसके पीछे न जाएं और अपने लोगों के जज्बात को एक्सप्लॉइट करके अपने वक्ती मफादात हासिल न करें। मतलब ये एहसान होगा इस सोसाइटी पे और इस मुल्क पे कि हमारे जो लीडर्स हैं किसी भी एतबार से वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और जिम्मेदाराना बात करें और चीज़ों में जो पेचीदगी होती है उसे मलहूज रखें। मतलब चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितनी ये बना के पेश कर रहे होते हैं। मसलन आपके पास पिछले 10-12 सालों में आपने पूरा एक नैरेटिव सुना है, करप्शन करप्शन करप्शन। अच्छा, अब संजीदगी से इन बातों पर गौर करना चाहिए और बात करनी चाहिए इन इशूज़ पर कि देखें क्या वाकई करप्शन आपके मुल्क का सबसे बड़ा मसला है।
नहीं, करप्शन एक इशू है और ये एक सिम्टम है, प्रॉब्लम्स और हैं, उन प्रॉब्लम्स की तरफ जाएं। ठीक है। यानी आप जो चीज़ आम जहन को अपील करती है, जैसे आप मतलब है कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसी चीज़ को आप हाईलाइट करते हैं, उसी चीज़ को आप प्रोपेगेट करते हैं, नैरेटिवाइज करते हैं, तो आपका फ़ायदा तो हो जाता है। लोगों को आप मिसलीड कर लेते हैं, लोगों को आप मोटिवेट कर लेते हैं, लोगों को आप इमोशनलाइज कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ मुआशरे के लिए, लोगों की ज़हनी सेहत के लिए, लोगों की अक्ल के लिए, मुमलिकत के लिए, रियासत के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए और हमारी ओवरऑल सोसाइटी की सैनिटी के लिए ठीक नहीं। सर इससे हटते हैं सीएसएस से, आपका माशाल्लाह तारीख पे भी बड़ी दूर रस नज़र है, फ़लसफ़ी हमारे यहाँ देखा जाता है, हम कोई बात करते हैं फ़लसफ़े को लेकर तो कहते हैं फ़लसफ़ा ना झाड़ो, मतलब कि लोगों को फ़लसफ़ा सुनने की आदत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़े आम तरीके से ज़िंदगी गुजार कर आम चीज़ों को देखते हुए फ़लसफ़े को भी बड़े जो है ना वो कुछ भी नहीं समझा। तो आप क्या समझते हैं, देखा जाता है कि ज़िंदगी के हर पहलू में फ़लसफ़ा शामिल है, फ़लसफ़े के बगैर तो ज़िंदगी है ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि फ़लसफ़े के ऊपर भी जो है ना उससे रिलेटेड उसको देखते हुए ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, ये कोई मुख्तसरन सा जो है वो आप पैगाम। अच्छा, एक बात तो है कि टेक्निकली तो इंसानी तारीख में ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि सोसाइटी पूरी की पूरी या मेजॉरिटी या कंसिडरेबल चंक लोगों का फ़लसफ़ी बन गया हो। टेक्निकली तो मुमकिन ही नहीं है, ना ऐसा होना चाहिए और ना ऐसा हो सकता है। और बाकी ये है कि सिर्फ फ़लसफ़ा नहीं, जब आप उलूम को इकोनोमाइज़ कर देंगे ना, तो जो थ्योरेटिकल साइड है ना उलूम की, यानी इल्म जब मार्केट के साथ लिंक करेगा ना, तो इल्म ज़वाल पजीर हो जाएगा। और ये फ़िलासफ़ी का जो डिक्लाइन है, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हुआ, पाकिस्तान में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ़िलासफ़ी का डिपार्टमेंट रन कर रही हैं। सही। यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर नहीं हैं फ़िलासफ़ी के। अच्छा। तो हमारे यहाँ तो इश्यूज़ हैं, लेकिन देखिए वेस्ट में भी फ़िलासफ़ी ने डिक्लाइन किया, यानी ये खुद पोस्ट मॉडर्निज़म डिक्लाइन ही तो है और क्या है। तो जब आपने अपने उलूम को उसके साथ, इकॉनमी के साथ और मार्केट के साथ लिंक कर दिया, तो चीज़ें डिक्लाइन कर जाती हैं। और हमारे यहाँ फिर वैसे भी ना पिछली 1.5 सदी में इल्मी तौर पर, फ़िक्री तौर पर हम कमज़ोरी का शिकार हुए हैं, ज़वाल का शिकार हुए हैं, और हमने चीज़ों को जज्बाती तरीके से ज़्यादा देखा है। संजीदा तनकीदी रवैया हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो सका। ये मसाइल हमारे यहाँ बिल्कुल हैं, लेकिन और मैं इन सब को कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। ठीक है। सीएसएस एक ऐसा जो टॉपिक है जिसके ऊपर घंटों आप बहुत ही बातें कर बातें हैं, और ऐसा बहुत से टॉपिक्स होंगे जो जिनको आप इसके अंदर लाकर जो है वो बोल सकते हैं और घंटों बोल सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट का वक्त जो है वो मुझे आपके वक्त का भी एहसास है, काफ़ी हो चुका है, ले चुका हूँ मैं। तो मैं आखिर में इसको इख्तिताम की जानिब लेके जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप नौजवान नस्ल को, यूथ को ऐसा पैगाम दीजिए कि वो सीएसएस करके सिविल सर्वेंट बन जाएं, वो डॉक्टरेट कर लें, वो वकील बन जाएं, वो कुछ भी बन जाएं, वो जिस भी फील्ड में चले जाएं, लेकिन अखलाकियात के ऊपर काम कैसे किया जाए, अपनी शख्सियत के ऊपर काम कैसे किया जाए, पेट्रियोटिक किस तरह से हुआ जाए, वो अपने आप को कैसे मनवाएं। बेसिकली मैं इन सब चीज़ों को चाहता हूँ कि वो इंसानियत को देखें। तो यूथ के लिए ये पैगाम दीजिए। देखिए, मुख्तसरन मैं अर्ज़ करता हूँ, सबसे पहले ना आपको ज़िंदगी की तरफ अपना रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है। खूबसूरत, यस। यानी कभी ख़ुद को, दूसरों को इकनॉमिक टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ पोजेशंस, दूसरों को कभी इवेल्युएट न करें, जज न करें, असेस न करें, ना खुद किसी को इजाज़त दें कि वो आपको करे। ठीक है। मतलब है कि बुनियादी रवैया ज़िंदगी की तरफ दुरुस्त करें। ये मुश्किल होता है, मतलब ये आसान नहीं है, क्योंकि मुआशरे में जो चीज़ें प्रैक्टिस हो रही होती हैं और जो चीज़ें वैल्यू हो रही होती हैं, ज़्यादातर लोग मजबूर होते हैं, उसी रॉ में बह जाते हैं। तो अपनी इंसानियत की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें, ये सबसे पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि ये रियलाइज़ करें कि हम इंसान जो हैं वो इस ज़मीन पर हमेशा के लिए नहीं है। बेशक। अच्छा, ये एक बात अगर कोई आदमी रियलाइज़ कर जाए ना, वैसे ही इंसान बन जाए। बिल्कुल। यानी जितने हम आपे से बाहर हो जाते हैं और जितनी हम अपनी ज़हनी जज्बाती सेहत ख़राब कर लेते हैं चीज़ों को सोच के, मेरे पास फ़लाँ भी नहीं है, मेरे पास फ़लाँ भी नहीं है, तो
इस सिलसिले में ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है दुनियावी जाविये से ना, ये दुनिया के जो मामलात हैं इसमें तुम्हारा रवैया क्या होना चाहिए। रसूलुल्लाह का इरशाद है उन्जुर इलल अफजल मिनका वला तंजुर उन्जुर इलल असफल मिनका वला तंजुर इलल अफजल मिनका, कि दुनियावी उमूर में अपने से जो बुलंद है उसकी तरफ ना देखो, अच्छा जो अपने से कमतर है उसकी तरफ देखो। इसका फायदा क्या होगा, शुक्र करते रहोगे, शुक्र करते और मायूसी का शिकार नहीं होगे। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ मोटिवेशनल स्पीकिंग ने लोगों को करीब करीब तकदीर का मुनकर बना दिया, करीब करीब। और मॉडर्निटी भी एक एंगल से तकदीर का इनकार है। मॉडर्निटी नाम है इस बात का कि इंसान अपनी तकदीर का खुद खालिक है, मेमार है। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, ये यागो का डायलॉग है ओथेलो में, शेक्सपियर का प्ले है। अच्छा, तो वैसे मैं जो लिटरेचर के लोग हैं उन्हें भी और जो दूसरे हैं जिनका वैसे लिटरेचर के साथ मतलब एकेडमिक एक्सपोजर नहीं है उन्हें भी सजेस्ट करूंगा कि शेक्सपियर के 2 प्लेज हैं, एक किंग लियर उसमें एक कैरेक्टर है एडमंड, ठीक है, और एक ओथेलो उसमें कैरेक्टर है यागो। इन्हें ज़रूर पढ़ें, बिल्कुल ठीक है, और इन्हें इसलिए पढ़ें कि इन जैसा नहीं बनना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एक सहाबी थे जी, उनकी एक हदीस है, वो कहते थे कि बाकी सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना खैर के बारे में पूछते थे, मैं ज़्यादातर शर के बारे में सवाल करता था ताकि मैं उससे बच सकूं। सही सही। तो इन्हें ज़रूर पढ़ें। मोटिवेशनल स्पीकिंग की वजह से ना हमारे यहाँ ये तासुर पैदा हो गया कि हम अपनी तकदीर के खुद खालिक हैं, मालिक हैं। ऐसा नहीं है। तकदीर का जो इनकार है ना, ये इसकी प्राइस ये है कि इंसान पागल हो जाता है। अच्छा, यानी तकदीर पनाह है, तकदीर सोर्स ऑफ मीनिंग्स है। इस यूनिवर्स का कोई मतलब नहीं अगर तकदीर नहीं है। अच्छा, अगर तकदीर नहीं है तो मैं वो बोझ नहीं उठा सकता। यानी मैं जो कुछ सोचता हूँ, मैं जो कुछ करना चाहता हूँ, मैंने जो कुछ किया है और वो नहीं हुआ, और मेरी जो नाकामियां हैं वो मुझे पागल कर देती हैं अगर तकदीर नहीं है, और मेरी कामयाबियां भी मुझे पागल कर देती हैं अगर तकदीर नहीं है। तो तकदीर को समझें और इसे मतलब है कि अपनी अक्ल की सलामती का जरिया जानें। ठीक, और ये तीसरी बात। तो चौथी बात ये है कि आप बुनियादी जो चीज़ जिसे फोकस करें ना, वो फोकस करें आप एफिशिएंसी को, क्वालिटी को। आप जिस हैसियत से भी काम कर रहे हैं मेयारी काम करें, मतलब आला ज़ौक़ पैदा करें। मैं समझता हूँ आप अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कपड़े भी सीखते हैं, ठीक, तो उसमें भी एक क्लास पैदा करें, यानी आप जैसे कोई ना सीखता हो। सही। आप कोई भी काम कर रहे हैं डिस्टिंग्विश हूँ उसमें, एक एक्सीलेंस के साथ काम करें। तो बाकी फिर दुआएं हमारी सबके लिए। बिल्कुल ठीक है, आपका शुक्रिया कि आपने, आपको भी बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा हमारा मेरा ख्याल है सेशन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। और ये जो CSS करने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल एक ये मास्टरपीस होगा, और उनके लिए ये चीज़ें हैं, ये बिल्कुल इसी तरह के उनको प्लेट में सोना रख के दिया गया है और उनको प्लेट में ये चीज़ें दी गई हैं जो उनके काम आएंगी। तो इंसान, जैसा कि आपने बताया कि इखलाकियात पर काम करे, अपने ऊपर भी काम करे। CSS से तो हमारा एक मेन टॉपिक था, तो हमें जो है वो बाकी ग्राउंड्स पर खेलना भी आना चाहिए, अपने स्किल्स को पॉलिश करते हुए आना चाहिए। तो आपने जो बातें की, मैं हर पॉडकास्ट में कहा करता हूँ कि जिस भी मेहमान के साथ पॉडकास्ट हो, मैं कहा करता हूँ कि आपने जो बातें की हैं वो नौजवानों के लिए तो हैं, बुज़ुर्गों के लिए तो हैं, लोगों के लिए तो हैं, लेकिन मैं इस वक्त सरगोदा में बैठा हूँ, मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आना ज़ाया नहीं किया। यहाँ पर आकर मैंने आपसे सीखा ही है। मैं यहाँ पर इसलिए बैठता हूँ ताकि मैं सीख सकूँ। नहीं, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। प्यारी बात, बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी और किसी मखसूस टॉपिक को लेकर फिर इंशाल्लाह हम जो है इसी तरह बैठेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।